हेलो बच्चा बड्डी, मैं हूं कैलाश शर्मा और आज मैं सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, ये तीन एक छोटे छोटे से टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के जस्ट बाद थर्मल फिजिक्स से जस्ट पहले बच्चों ये तीनों के तीनों टॉपिक आते हैं और इन टॉपिक में कई बार हम जो इतना ध्यान नहीं दे पाते या खुद से रिवीजन करने का मन नहीं करता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए कुछ वन ऑफ द बेस्ट चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल क्वेश्चंस। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, ऐसी बड़ी बात नहीं है मतलब इसमें कि इस तरीके के सेम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आपके पेपर में, जेईई मेन के पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके 10 क्वेश्चंस बच्चों आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये 10 क्वेश्चंस, दीज आर द 10 पीवाईक्यूज बच्चों, जो कि पहले पुराने पीवाईक्यूज हैं बच्चों, ठीक है, जिनके रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जो सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से कंसीडर किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस बच्चों मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। बता चुका हूं वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन है बच्चों ना। करते जाइए मेरे साथ, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाइए बच्चों। स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ 4 या 5 क्वेश्चन सरफेस टेंशन के रखे हैं, फिर बच्चों इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी के 4 या 5 क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रखा है बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों सरफेस टेंशन का है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली। ये बच्चों जो वर्क डन टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, जिसमें सोप बबल का साइज बढ़ाना घटाना, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेन। तो हमें बच्चों इस तरीके का, इसलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैंने अपने सेट में इसको रखा है, ठीक है। सो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, मैं तो इसका थ्योरी भी बताऊंगा आप लोगों को। एक होती है बच्चों सरफेस एनर्जी। आई होप आप सब लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। कोई भी सरफेस जब बनता है ना बच्चों, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी। सपोज करो मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो सरफेस एनर्जी होती है ना बच्चों, ये सरफेस टेंशन, अगर मैं सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इनटू एरिया के बराबर होती है। जितना भी सरफेस एरिया है ना बच्चों, उतनी सरफेस एनर्जी होती है। जब भी एरिया बढ़ता है ना बच्चों, तो आप ये कहोगे कि सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें एरिया ध्यान रखना, एरिया मतलब सरफेस का पूरा एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है कि एक सोप बबल था जिसका इनिशियल साइज, जो इनिशियल जो रेडियस थी वो 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी थी, बाद में रेडियस को 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो यहां पर दिख रहा है क्लियरली भाई, इसका जो एरिया है बढ़ रहा है। सोप बबल में बच्चों होता क्या है कि इधर एयर होती है और बाहर भी एयर होती है, ठीक है। तो इसमें दो सरफेस बनते हैं बच्चों ना, एक अंदर, ये इनर सरफेस कहलाएगा बच्चों, है ना। एक तो अंदर भी सरफेस होता है बच्चों, और इसमें बाहर भी सरफेस होता है, ये आउटर सरफेस कहलाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसकी इनिशियल एनर्जी लिखूं ना बच्चों, तो वो आएगी इसकी सरफेस टेंशन इंटू 8 पाई आर का स्क्वायर के बराबर। आप बोलो सर 8 पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हो। इसके बच्चों दो एरिया हो गए, बाहर वाला सरफेस एरिया और अंदर वाला सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी जो है ना बच्चों, सरफेस में स्टोर्ड एनर्जी होती है, और जितना भी सरफेस एरिया होगा बच्चों, दैट इनटू सरफेस टेंशन के बराबर सरफेस एनर्जी होती है। बाद में बच्चों क्या कर दिया है, इसकी रेडियस को बढ़ा दिया है। तो अब जो बच्चों फाइनल वाली जो होगी ना, फाइनल सरफेस एनर्जी जो इसकी हो जाएगी, वो टी इंटू 8 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। मान लो इनिशियल रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, बाद वाली बच्चों कैपिटल आर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एनर्जी में चेंज आ रहा है, सरफेस एनर्जी में चेंज आ रहा है, और वो होगा टी इंटू 8 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर के बराबर। इतना बच्चों यहाँ पे एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, और इतनी ही एनर्जी, और हमें पता है कि बाद वाली रेडियस पहले वाली रेडियस से ज्यादा है, मतलब बाद वाला सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब बाद वाली सरफेस एनर्जी ज्यादा है, मतलब हमें इसको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो वर्क हम जो कर रहे हैं ना इसके ऊपर, वो चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप एक इस तरीके से सोप बबल का, अच्छा ध्यान रखना, बबल और ड्रॉप में डिफरेंस होता है। ड्रॉप होती ना बच्चों, तो अंदर फिर एक ही सरफेस बनता, फिर मैं 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता, ठीक है। तो बच्चों जो वर्क आ जाएगा ना, वो 8 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बच्चों, बाद में रख देंगे इसको, इंटू टी। सरफेस टेंशन बच्चों 0.03 के बराबर दे रखा है इन्होंने, आर की पावर 3, तो यहाँ पे बच्चों आर की पावर 2, ये हो जाएगा 25 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 के बराबर। 16 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस का 4 और आ जाएगा, क्योंकि आर जो है सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों ना। वैसे भी इन्होंने हमें पाई के टर्म्स में ही पूछा है और मिली जूल में आंसर दिया है इन्होंने ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये 16×3 = 48 हो जाएगा, 0.48 इंटू 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ जूल के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों जो वर्क आपको सप्लाई करना पड़ेगा ना, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 3.8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर।
लेकिन हमें मिली जूल में आंसर करना है बच्चों, तो हम 10⁻³ को मिली जूल कर देंगे। एक 10⁻⁻1 जो होगा ना बच्चों, वो 0.384 पाई मिली जूल के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.38 पाई जो है बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबसे क्लोज है बच्चों ना? 0.384 पाई मतलब डी ऑप्शन बच्चों मुझे यहाँ पे क्लोज ऑप्शन लग रहा है। कई बार हमारे बच्चों ऐसे आंसर आ रहे होते हैं और हमें आंसर करना होता है फाइनली डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें बच्चों डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द गिवन आंसर ऑल्सो, ठीक है। क्लियर भाई? यहां तक मैंने ये सब सही किया ना। r की पावर 4 मतलब 25 माइनस का 9, ठीक है, 25 माइनस का 9 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 16 के बराबर। 16 इंटू दिस किया बच्चों, ये आ गया हमारे पास ना 16 48 होता है, और 8 64, 8 32 और 6 38, ठीक है। तो ये बच्चों करीब करीब 0.4 पाई मिली जूल के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो बच्चों इसको ध्यान रखना बच्चों ना, कभी भी सरफेस एरिया बढ़े, ड्रॉप और बबल का ध्यान रखना, सरफेस एनर्जी का ध्यान रखना। सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन होती है बच्चों, और अंदर और बाहर वाले एरिया का ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब मैंने देखो बच्चों, मैं तुम्हारे के लिए क्वेश्चन जब सेलेक्ट करता हूं ना, तो बहुत मेहनत करता हूं कि बच्चों को वैरायटी मेंटेन रहे, हर तरीके का क्वेश्चन कवर हो। देखो अगला क्वेश्चन मैंने ड्रॉप का लिया है। 2 मर्करी ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर मर्ज टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। 2 स्मॉल ड्रॉप को बच्चों मर्ज करके आपने बड़ी ड्रॉप बना दी। द सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ टी इज द सरफेस टेंशन। टी सरफेस टेंशन है बच्चों, तो बड़ी वाली की जो सरफेस एनर्जी होगी आप लोगों को बतानी है, ठीक है। लो जी, सरफेस एनर्जी का और ड्रॉप का क्वेश्चन ले लिया। एक ड्रॉप बच्चों ये हो गई स्मॉल आर रेडियस की, दूसरी ड्रॉप बच्चों ये हो गई स्मॉल आर रेडियस की, ठीक है। दोनों को ऑलमोस्ट बराबर बनाना है। इनसे जो ड्रॉप बनेगी ना बच्चों, बड़ी वाली जो बनेगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, इन दोनों ड्रॉप को आपने मर्ज किया, ये स्मॉल आर रेडियस की थी, ये स्मॉल आर रेडियस की, आपको मिल गई बच्चों कैपिटल आर रेडियस की। आपको इसकी सरफेस एनर्जी बतानी है, ई बताना है। ई होगा जो टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर 8 पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, नहीं। यहाँ पे बच्चों ड्रॉप है ना, तो ये वाटर होगा इसके अंदर, और ये बच्चों एयर होगी। यहाँ पे एक ही सरफेस बनेगा, एयर और वाटर का बाहर वाला सरफेस बनेगा, अंदर कोई सरफेस नहीं होगा, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी बच्चों टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगी। लेकिन हमें जो आंसर करना है ना बच्चों, वो कैपिटल आर के टर्म में नहीं करना है, स्मॉल आर के टर्म में करना है। अब बच्चों ड्रॉप और ये ड्रॉप, इन दोनों ड्रॉप को अगर मर्ज कर दोगे तो बच्चों वॉल्यूम कंजर्व रहना चाहिए। तो आप ये बोलोगे 2 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये बराबर होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब के बराबर, सॉरी स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू दिस। बच्चों जो कैपिटल आर आ जाएगा ना यहाँ पे, वो हमारे पास स्मॉल आर 2 की पावर 1/3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कैपिटल आर। इसको बच्चों यहाँ पे ले जाके पुट कर दो, तो ई आ जाएगा बच्चों 4 पाई इंटू टी आर का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2/3 के बराबर। और ये भी बच्चों देखो ये कितना होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू टी इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो जो सरफेस एनर्जी हो जाएगी ना बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? ये 2 की पावर 3 है, तो 3 दूनी 6 2 8, 2 की पावर 8/3 इंटू टी इंटू पाई आर का स्क्वायर। लो जी, इतना सा क्वेश्चन था बच्चों। इसमें चेंज में जो नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ सरफेस एनर्जी पूछी थी। हमारा आंसर बच्चों यहां से इस तरीके से आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या आंसर आ रहा है इसमें, आंसर मैच कर रहा है क्या? 2 की पावर 8/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू टी के बराबर। सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है। क्या ये आपको क्लियर हो गए बच्चों दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट? ठीक है, बड़े आराम से इसके दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और जेई मेन का बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब ना अल्टीमेट क्वेश्चन जो आया था। Assume that a drop of liquid evaporate by decreasing in its surface energy so that the temperature remain unchanged। अब हो क्या रहा है बच्चों कि एक ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप मतलब पूरा लिक्विड भरा हुआ है, अंदर गैस वगैरह नहीं है। अब उसका क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम घट रहा है, तो सरफेस एरिया भी घटेगा। अब सरफेस एरिया घटेगा तो सरफेस एनर्जी घटेगी। वो जो एनर्जी है वो कहां जा रही है? वो जो घट रहा है ना वॉल्यूम, उसका जो लिक्विड है उसको इवेपोरेट कर दे रही है। तो एनर्जी जो सरफेस घट रहा है ना, सरफेस कम हो रहा है, सरफेस एरिया मतलब एनर्जी का कम हो रही है, वो बच्चों एनर्जी जो है इवेपोरेशन में यूज हो रही है, ठीक है। सो दैट इज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल। इसके लिए आपको बताना है कि मिनिमम रेडियस क्या होनी चाहिए जिसके लिए ये चीज पॉसिबल हो सके।
द सरफेस टेंशन इज टी, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड एल इज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। इस क्वेश्चन को बच्चों करने का देखो तो बहुत ही जो शानदार तरीका होता है वो ये होता है, आपने मान लिया कि वो रेडियस मान लो ये वाली है आर है, ठीक है, यहाँ पे ये आर रेडियस हो गई सपोज ना, इसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर के बराबर है। अब आप ये बोलोगे सर इसकी रेडियस को डी आर घटा देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसकी रेडियस को ना, थोड़ा सा हम कम इसकी रेडियस को कर देते हैं, ठीक है भाई। अब जो इसकी रेडियस कम कितनी कर दी बच्चों हम लोगों ने, ये डी आर से हमने इसकी रेडियस को कम कर दिया। क्लियर बच्चों, ये डी आर से हमने इसकी रेडियस को कम कर दिया। ओके लो जी, ओके डी आर से बच्चों हमने इसकी रेडियस को कम कर दिया। इसकी जो सरफेस एनर्जी थी ना बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या था, टी इंटू 4πr² के बराबर, ठीक है। इसकी सरफेस एनर्जी में चेंज कितना आएगा, बहुत छोटा सा चेंज किया रेडियस में हम लोगों ने, तो इसको डी कर देंगे, डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 8π इंटू टी आर इंटू डी आर के बराबर। इतना बच्चों इसकी सरफेस एनर्जी में चेंज आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है रेडियस घट रही है तो सरफेस एनर्जी भी बच्चों घट जाएगी, ठीक है। तो मतलब इतनी एनर्जी आपके पास रिलीज हो गई, जब इसकी डी आर रेडियस घटेगी ना तो ये एनर्जी आपके पास आ गई। अब इस एनर्जी का आप क्या करोगे, ये जो लिक्विड है ना बच्चों, ये वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड को इवेपोरेट करना है। इस लिक्विड का मास मान लो, जो ये वाला लिक्विड है ना, इसका मास डीएम मान लो, तो आपको पता है कि इवेपोरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए डी क्यू, वो डीएम इंटू एल के बराबर होती है। एल इज द लेटेंट हीट। हाँ भाई, आइस को वाटर में कन्वर्ट करते थे, वाटर को इवेपोरेट करते थे, वो वाले फंडे जो कैलोरीमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग ना, तो डीएम इंटू एल के बराबर होती है बच्चों हीट गिवन टू कन्वर्ट डीएम मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब चेंज द फेस ऑफ डीएम मास ऑफ द सब्सटेंस, यही होता है बच्चों। ये जो डी क्यू है ना वो यहां से आ रही है, कितनी एनर्जी है, 8π टी इंटू आर इंटू डी आर के बराबर। ये एनर्जी जो इसका सरफेस एरिया घटा है ना, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वही इवेपोरेट करने में काम आ रही है। डीएम की वैल्यू बच्चों इसकी कितनी होगी, तो डेंसिटी बच्चों इसकी रो लिख देना। ये जो वॉल्यूम होगा ना बच्चों, ये वॉल्यूम पता है कितना होगा, 4πr² इंटू डी आर के बराबर। देखो 4πr² तो बच्चों इसका एरिया हो गया, इसका सरफेस एरिया ना ऊपर वाला, डी आर बच्चों उसकी थिकनेस हो गई, तो ये वॉल्यूम हो गया दैट इंटू एल, ठीक है। तो देखो एक तो डी आर से बच्चों डी आर कट जाएगा, एक आर से बच्चों आर कट जाएगा, 4π से बच्चों ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास जो रेडियस आएगी ना बच्चों वो 2t डिवाइडेड बाई रो इंटू एल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 2t डिवाइडेड बाई रो इंटू एल के बराबर हमारे पास ये आ जाएगी। ये डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये वो रेडियस होगी जिस पे इवेपोरेशन बच्चों स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वो रेडियस होगी बच्चों जिस पे इवेपोरेशन जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही यूनिक टाइप का था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये बच्चों एडवांस में भी पूछ ले जाते हैं, जेई मेन में भी पूछ ले जाते हैं। लो भैया ये क्वेश्चन इस तरीके का है, तो जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है। ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बिगिन टू फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द वेसल, डिटैच एंड राइज। आपने देखा होगा जब बबल बनते हैं बॉटम में और वो ऊपर डिटैच होते हैं सरफेस से और फिर ऊपर राइज कर जाते हैं। Take the bubble to be sphere of radius capital R and making a circular contact of radius small r with the bottom of the vessel। तो ये जो बबल है ना बच्चों, ये देखो थोड़ा सा डायग्राम इसका सही नहीं बना हुआ है, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये बबल को ना ऐसे मानो कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा कांटेक्ट में होगा ना इसके, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का एक सर्कुलर कांटेक्ट बन रहा होगा ना, यहाँ पे सर्कुलर कांटेक्ट, ठीक है। रेडियस स्मॉल आर का, ये स्मॉल आर का है, ठीक है। एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज टी। सरफेस टेंशन क्या है बच्चों, वाटर की टी है। वैल्यू ऑफ आर जस्ट बिफोर द बबल डिटैचेस। तो ये बबल जब डिटैच होगा ना बच्चों, तो उस टाइम पे इस बबल की रेडियस क्या होगी, दैट दे आर आस्किंग। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, दिस इज अ जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन, बट जेई मेन में ही पूछा गया है, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे इसको रखा है। तो जो बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, धीमे धीमे बेनिफिट तो उनको भी होता है बच्चों ना जेई मेन की प्रैक्टिस करने से। जेई मेन के क्वेश्चन कभी कभी बहुत अच्छे भी आते हैं। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो बबल है ना, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लूं, है ना, मैंने बड़ा बना दिया इसको ना, ओके। अब ये जो कांटेक्ट है ना बच्चों, इसका जो उसके साथ जो कांटेक्ट है बेस के साथ, वो ये है। अब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि हमें मतलब कंफ्यूज ना करे। तो ये बच्चों जो मैंने बना रखा है ना, फ्लैट सा जो बना रखा है, ये नीचे वाला सरफेस है बच्चों ना, ये जो यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा ना, ये वाला कांटेक्ट है, ठीक है। अब बोलोगे ओके सर। अब यहाँ पे पता है बबल पे हो क्या रहा होगा, ये बबल बच्चों वाटर के अंदर है, तो इस पे लग रहा होगा बच्चों बॉयंसी, ठीक है।
बबल पे क्या लग रहा होगा बच्चों, बॉयंसी लग रहा होगा ऐसे करके, और उस बॉयंसी की वजह से बच्चों ऊपर उठना चाहेगा, है ना, बॉयंसी की वजह से बच्चों ऊपर जाना चाहेगा ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पे सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा होगा ऐसे करके, ऐसे करके टेंजेंशियल ना, इस तरीके से बच्चों सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा होगा। ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स जो लग रहे होंगे ना, इन सब का एक कंपोनेंट बच्चों इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे एक सरफेस टेंशन वाले फोर्सेस का कंपोनेंट आएगा इस तरीके से। आप बोलोगे हाँ सर कंपोनेंट तो आएंगे, इन सब के आएंगे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ना, ये वाले कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। अच्छा ये जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ये बेसिकली टेंजेंशियल लग रहा होगा इसके, है ना। ओके, एक काम करो बच्चों, इस वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा इधर बना दो। ओके, इसकी जो रेडियस है ना बच्चों, ये वाली रेडियस ये स्मॉल आर के बराबर है, और ये वाली रेडियस बच्चों कैपिटल आर के बराबर है। ये जो फोर्स लग रहा होगा ना टेंजेंशियल लग रहा होगा। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, टेंजेंशियल है ना, तो 90 डिग्री पे होगा ये वाला एंगल, तो ये 90 माइनस का थीटा के बराबर आ जाएगा। तो जो ये फोर्स जो इधर की तरफ आ रहे होंगे ना, जो ऐसे आ रहे होंगे, उनको तो हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन उन सबके इधर वाले कंपोनेंट को जोड़ सकते हैं। तो नेट जो नीचे की तरफ जो फोर्स हो जाएगा ना, वो टी इंटू 2πr साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इन सब का इस वाले फोर्स का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ना, वो साइन कंपोनेंट आएगा। तो पूरा जो सर्कल का जो पेरीमीटर है बच्चों, दैट इज 2πr, तो टी इंटू 2πr के बराबर लग रहे हैं उन सब का नीचे वाला कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, तो टी इंटू 2πr इंटू साइन थीटा के बराबर नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा। और ये कितना होगा बच्चों, रो 4/3πr³ इंटू जी के बराबर, ये बॉयंसी हो गया बच्चों, ठीक है। जिस मूवमेंट में बॉयंसी इसके बराबर हो जाएगा ना, उसी टाइम पे डिटैच हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो हमें बस इन दोनों को बराबर कर देना था, तो रो इंटू 4/3πr³ इंटू जी इज इक्वल टू, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। तो ये टी इंटू 2πr इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ भाई। तो हमें यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, तो पहले देखो जो जो चीजें कट सकती है ना, उनको काट देते हैं। ये कटेगा बच्चों 2 टाइम्स, ओके, ये आर की पावर 4 हो जाएगा, टी तो रहेगा, तो यहाँ आर का जो स्क्वायर होगा ना बच्चों, वो बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 रो जी आर की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। तो आर की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों हमारे पास आर की पावर 2 रूट के अंदर 2/3 रो इंटू जी डिवाइडेड बाई टी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो रो ऑफ वाटर कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है बच्चों यहाँ से, तो 2/3 रो जी बाई टी, 2/3 रो जी बाई टी आर का स्क्वायर, सी ऑप्शन बच्चों इस वाले का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले आ चुका है बच्चों ना, इस तरीके का ड्रॉप वगैरह में भी आते हैं, इस तरीके की जो ड्रॉप होती है ना, वो आई ड्रॉप वगैरह, ड्रॉप किस रेडियस पे ड्रॉप टूटेगी, उस तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं बच्चों ना, जिस तरीके का ये बबल वाला क्वेश्चन है। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों दे रखा है, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड इन इन होगा बच्चों ने यहाँ पे, ये इमर्स्ड इन a liquid of density rho and surface tension T. The radius of the droplet is, तो बच्चे कह रहे हैं कि एक ड्रॉपलेट है लिक्विड की, और वो टेक नोट दैट द सरफेस टेंशन अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट। सुनो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि वो आधी डूबी हुई तैर रही है, ठीक है, एक ड्रॉपलेट जो है आधी डूबी हुई तैर रही है लिक्विड के अंदर, ओके। लिक्विड का जो सरफेस बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके का बनेगा, मैं इसका कलर परमानेंट चेंज कर लेता हूँ, रुको ना, येलो वाले का। और इधर बच्चों ये एक मिनट, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो इसका जो, वैसे तो यहाँ पे जो है ना, ये सरफेस थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके इस तरीके का, लेकिन इन्होंने बोल दिया है पूरा जो ये इसका जो पेरीमीटर होगा ना बच्चों, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा ना, वो अपवार्ड मानना है हमें ना, ऊपर की तरफ कंसीडर करना है बच्चों ना उस फोर्स को। तो फोर्स को किधर की तरफ कंसीडर करना है, जो लिक्विड जो लगा रहा होगा ना इन सब जगहों से, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ होगा ना, वो दबा हुआ सरफेस इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो ये जो फोर्स होगा ना बच्चों, सरफेस टेंशन का ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और इसका जो वेट है बच्चों, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा,
इसका जो वेट है बच्चों वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो नीचे की तरफ वेट कितना आ जाएगा बच्चों इसका? अच्छा, और भी एक फोर्स होगा, कौन सा? बॉयंसी फोर्स। एक बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा, तीन फोर्स लग रहे होंगे बच्चों ना। बॉयंसी होगा बच्चों, अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ द डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो रो इंटू 2/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू जी, ये होगा बच्चों बॉयंसी। सरफेस टेंशन का फोर्स होगा बच्चों टी इंटू 2 पाई कैपिटल आर के बराबर, ये लग रहा होगा बच्चों सरफेस टेंशन का फोर्स। और इसका एम जी होगा बच्चों डी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी के बराबर, ये इसका वेट हो जाएगा। इनको बच्चों बैलेंस कर देना है। द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट आपको इन्होंने पूछा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ वाला नेट फोर्स ऊपर वाले के बराबर कर देंगे। एक काम करते हैं बच्चों, इसको भी इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास, एक काम करो 4/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन ले लो और जी भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ बनेगा बच्चों डी माइनस का रो डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का जो नेट बनेगा ना, इस वाले का और इस वाले का, और ये बराबर होना चाहिए सरफेस टेंशन वाले फोर्स के टी इंटू 2 पाई आर के। नहीं तो तुम एक काम करना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस कर लेना, सॉल्व करोगे तो वही आएगा आंसर ना। देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जो जो चीजें कट सकती हैं उनको काट देते हैं। 2 भी काट देते हैं बच्चों, ये 2 टाइम्स कटेगा, पाई कट गया। एक काम करते हैं, इसको 2 को इधर ले जाके 2d लिख के, और 2 से ये 2 भी कट जाएगा, ये एलसीएम आएगा ना तो ये भी कट जाएगा। और एक r कट जाएगा बच्चों यहाँ से, r की पावर 2 बचेगा। तो r का जो स्क्वायर बनेगा ना बच्चों, वो 3t डिवाइडेड बाई 2d माइनस का रो इंटू जी के बराबर बनेगा। तो जो रेडियस आएगी ना बच्चों इसकी, वो रूट के अंदर 3t डिवाइडेड बाई 2 3t डिवाइडेड बाई जी इंटू 2 इंटू डी माइनस का रो के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास रेडियस, जो यहाँ पे मतलब इसका होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई बच्चों। वो जो सरफेस जो बन रहे होंगे ना, सरफेस टेंशन ऐसे खींच रही होगी, तो उसका नेट फोर्स ऊपर लेने के लिए बोला है उन्होंने, ठीक है। सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, थीटा बीटा उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो हमें इस तरीके से कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन आया था बच्चों ना, तो इसका आंसर जो है बच्चों कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी चेक द ओके। तो 5 क्वेश्चन बच्चों हमारे किसके हो गए? सरफेस टेंशन के हो गए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चूज किए मैंने, ठीक है। कैपिलरी वाले बच्चों इस वाले वीडियो में नहीं है, लेकिन आगे वाले वीडियोस में और जो वीडियोस आएंगे उनमें कैपिलरी वाले भी मिलेंगे आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये वीडियो वगैरह बच्चों, उसके लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब आते हैं बच्चों इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ वायर एलोंगेटेड बाई 1 mm व्हेन अ लोड ऑफ W is hanged from it. If the wire goes all over the pulley and two weight W each are hung at the two end, the elongation in the wire will be। देखो बच्चों ये कह रहे हैं कि एक वायर था, उसमें हमने W वेट हैंग कर दिया, ठीक है। तो उसमें एलोंगेशन जो आ रहा है बच्चों 1 mm के बराबर आ रहा है। W हमने वेट हंग कर दिया बच्चों, और उसका जो एलोंगेशन आ रहा है बच्चों वो 1 mm के बराबर आ रहा है। क्लियर है? 1 mm के बराबर। इसमें जो टेंशन होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी? W के बराबर। आप बोलोगे यस सर। आपको पता होगा कि डेल्टा L अपॉन L जो होता है वो इंटू वाई जो होता है बच्चों, वो वेट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होता है, मतलब टेंशन डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होता है। अब ये कह रहे हैं कि बच्चों हमने इसको एक पुली के ऊपर से पास करा दिया, ठीक है। इसको एक पुली के ऊपर से पास करा देते हैं, सेम वायर को पुली के ऊपर से पास करा दिया, सेम लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है भाई। पुली के ऊपर से पास करा दिया। अब हमने दोनों तरफ डब्ल्यू डब्ल्यू वेट लटका दिया। तो कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें ना, कि सर अब तो डबल वेट हो गया। बच्चों वेट डबल नहीं हुआ, अभी भी इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होगा ना बच्चों, वो डब्ल्यू के बराबर ही होगा। किसी का कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, अभी भी टेंशन बच्चों डब्ल्यू के बराबर आएगा। अभी भी जो डेल्टा एल अपॉन एल जो आएगा ना बच्चों, लेंथ सेम है, यंग्स मॉड्यूलस सेम है, वो टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर ही आएगा। अभी भी टेंशन बच्चों डब्ल्यू के बराबर है, तो डेल्टा एल जो होगा बच्चों अभी भी 1 mm के बराबर ही आएगा, ठीक है। इन mm 1 mm के बराबर बच्चों, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से इन्होंने फ्रेम किया, और जेईई मेन में एक क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी अच्छा खासा एप्लीकेशन इन्होंने इसमें ले लिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम V is made of a material of the density ρ1. It is falling through the liquid of the density ρ2. Okay, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है बच्चों, वॉल्यूम V के बराबर दे रखा है, मटेरियल की डेंसिटी ρ1 दे रखी है, और एक लिक्विड में गिर रही है जिसकी डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम है, तो नीचे की तरफ जा रही होगी। Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of the its speed. अच्छा, विस्कस फोर्स बच्चों आपको यहाँ पे इस तरीके का कंसीडर करना है। तो टर्मिनल स्पीड इस बॉल की क्या आएगी ये आपको बताना है। देखो बच्चों, टर्मिनल स्पीड का कॉन्सेप्ट समझो। टर्मिनल स्पीड बच्चों वो स्पीड होती है जब बॉल
पे नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब ना नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एक तो नीचे की तरफ बच्चों यहाँ पे mg लग रहा होगा, है ना, ओके। ऊपर बच्चों बॉयंसी लग रहा होगा, ओके। ऊपर बच्चों विस्कस फोर्स लग रहा होगा, ओके। उस टाइम पे जो इसकी स्पीड होगी ना बच्चों, वो टर्मिनल होगी जब एक्सेलरेशन इसका जीरो हो जाएगा। तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉयंसी भी बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ mg लग रहा है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू तो हमें वेलोसिटी के टर्म्स में दे रखी है, माइनस मतलब वो इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी के अपोजिट होगा। अब आप एक काम करो बच्चों के नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो कि m1 मतलब m इंटू जी, ये m इंटू जी, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है बच्चों विच इज रो टू v इंटू जी, ये बॉयंसी हो गया। तो नीचे की तरफ इसको बच्चों k इंटू वी स्क्वायर के बराबर कर दूं मैं, तो v की वैल्यू बच्चों बड़े ही आराम से यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, v इंटू जी डिवाइडेड बाई k कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर, और ये बन जाएगा बच्चों रो वन माइनस का रो टू के बराबर। लो जी, इसमें इन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया, मतलब ना आपका जो फॉर्मूला जो याद होता है ना आपको वो टर्मिनल वेलोसिटी का, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन दे भी देना बच्चों ये कभी आपको कि जिसमें फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स अलग कर दें, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो बच्चों तभी आती है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी चेक द आंसर। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े आराम से टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन को आप कर सकते हो। स्टोक्स लॉ बच्चों रिवाइज करना मत भूलिएगा। स्टोक्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, और उसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। इसमें कई बार बॉयंसी को कंसीडर करते हैं, कई बार नहीं कंसीडर करते। एयर वगैरह के केस में बॉयंसी को कंसीडर जनरली नहीं करते। अगर कोई चीज एयर में गिर रही है ना तो बॉयंसी के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एयर की डेंसिटी में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और बच्चों इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है ये। टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, however wire 1 has a cross section area A and wire 2 has a cross section area 3A। अच्छा, मतलब इन्होंने बोला है कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है, लेकिन इनके वॉल्यूम सेम है बच्चों, और एक वायर का बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया 3A के बराबर है, तो उसकी लेंथ अलग होगी बच्चों, ये ध्यान रखना। ये L1 हो गया, इसका एरिया A हो गया, इसकी लेंथ L2 हो गई, इसका एरिया 3A हो गया। और हमें पता है कि A इंटू L1, क्योंकि उन्होंने बोला है ना टू वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, तो ये 3A इंटू L2 के बराबर हो गया। तो L2 जो है ना बच्चों L1 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ गया। ठीक है, लेंथ में बच्चों में एक रेशियो मिल गया, और एरिया तो हमें पता ही है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर 1 इज इंक्रीज बाई डेल्टा एक्स, आपको पता है बच्चों डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ये जो होता है बच्चों F अपॉन A के बराबर होता है। F फोर्स लगा के आप इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो। ठीक है, increase by delta x on applying a force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by the same amount। आप ये कह रहे हो कि इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सेम अमाउंट से इसको स्ट्रेच करने के लिए। तो सेम मटेरियल के वायर है बच्चों, सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा, सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है, लेकिन इसकी लेंथ L2 के बराबर है, और अब आपको F डैश पता करना है, और इसका एरिया बच्चों 3A के बराबर है। ओके अब बच्चों यहाँ पे F डैश जो आएगा ना, एक काम करते हैं y इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू F इंटू L1 डिवाइड बाई L2 डिवाइड बाई A, और ये 3A आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे बच्चों ये F डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये A से A कट जाएगा। अब L1 अपॉन L2 जो है ना बच्चों, L1 अपॉन L2 जो है वो 3 के बराबर है, L1 अपॉन L2, तो F डैश जो आ जाएगा ना बच्चों 9F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 9F के बराबर बच्चों इसका आंसर होगा, और ये जो C ऑप्शन है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम सेम वॉल्यूम वाली चीज थी ना बच्चों, यहाँ पे ट्रिकी दे दी थी। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों प्रॉपरली पढ़ा करो, एक एक चीज पर, ये सेम वॉल्यूम सेम मटेरियल, इन चीजों पर ध्यान दिया करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉड्यूलाई ऑफ द टू वायर A and B are in the ratio of 7:4. Okay. Wire A is 2 meter long and has a radius R. Wire B is 1.5 meter long and has a radius 2 mm. Oh, मतलब वो भी नहीं दिया उसका ना, रेडियस R दिया उसका ये। If the two wire stretches by the same length for a given load, then the value of R is close to। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चों डेल्टा X जो होता है वो बेसिकली लोड मान लो W है, W इंटू एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा एक्स ही होता है।
अब ये डेल्टा एक्स बच्चों कह रहे हैं कि इफ द टू वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम लेंथ फॉर द गिवन लोड, मतलब एक ही लोड के लिए दोनों का सेम स्ट्रेच आ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डब्ल्यू ये दोनों के लिए सेम रखा है इन्होंने ना, स्ट्रेच भी सेम है और लोड भी सेम है, मतलब एल अपॉन वाई इंटू ए की वैल्यू इन्होंने सेम कर दी है। L1 Y1 A1 इज इक्वल टू L2 Y2 A2 कर दिया है। बस काम खत्म हो गया बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रखो। अभी बताऊंगा इस फॉर्मूले के बारे में ना। तो इन्होंने रेडियस के बारे में बात की है, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कर लो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई 2mm का स्क्वायर। ओके, ये A1 को मैं इधर ले गया, इधर आ जाएगा Y2 डिवाइडेड बाई Y1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, y2 डिवाइड बाई y1 हो जाएगा 4/7। L1 बच्चों 2 मीटर है और दूसरा बच्चों 3/2 के बराबर है, तो ये 4/16 डिवाइडेड बाई 21 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पाई से बच्चों पाई कट जाएगा, ये 2mm का स्क्वायर उधर जाएगा, क्लोज टू बोला है इन्होंने, तो रेडियस की वैल्यू जो आ जाएगी 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 21, 8 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 21, रूट के अंदर 64 डिवाइडेड बाई 21 विच इज वेरी क्लोज टू रूट के अंदर 3, 1.7 mm के करीब बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं बताना चाहता हूं बच्चों, अगर आपने एक वायर पे F फोर्स लगा रखा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, ठीक है, लेंथ L के बराबर दे रखी है, तो डेल्टा L अपॉन L जो कि स्ट्रेन होता है दैट इनटू यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस के बराबर होता है बच्चों ना, इसमें ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, और इसी से बच्चों एलोंगेशन वगैरह वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने इसी की हेल्प से सॉल्व किया था। गॉट इट? तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों मेरा तो ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द इलास्टिसिटी। In an experiment, brass and steel wire of length 1 meter each with area of cross section 1 mm square are used. The wire are connected in the series and one end of the combined wire is connected to the rigid support and the other end is subjected to the elongation. The stress required to produce the net elongation of 0.2 mm is. Okay. बच्चों, आपको पता है कि एक रॉड को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट किया जा सकता है। F अपॉन ए जो इस पर फोर्स लग रहा होता है बच्चों, F अपॉन ए जो होता है बच्चों y टाइम्स डेल्टा L अपॉन L के बराबर होता है, तो F जो है ना बच्चों y इंटू ए डिवाइडेड बाई L इंटू डेल्टा L के बराबर होता है, और ये बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करता है, K का काम करता है, कौन? y इंटू ए डिवाइडेड बाई L। ठीक है, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करता है बच्चों। ठीक है, तो एक रॉड को आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो जब भी आपको अगर लिखना है कोई एलोंगेशन तो आप F इजिकल टू K इंटू एक्स करके आप ये फॉर्मूले से मतलब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे दो डिफरेंट वायर है, ठीक है, उन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया है, दोनों को बच्चों सीरीज में जोड़ दिया है, तो ये बच्चों दो स्प्रिंग की तरह काम करेगा। ठीक है, ये बच्चों दो अलग अलग स्प्रिंग की तरह काम करेगा, दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया है, तो अगर इसका K1 बोलूं मैं इसको और इसको K2 बोलूं, आप F फोर्स लगा रहे हो बच्चों, तो इसका K इक्विवेलेंट जो आता है ना बच्चों, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट जो होता है वो 1 अपॉन K1 प्लस का 1 अपॉन K2 के बराबर होता है। मैं सरप्राइज हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने जेई मेन में पूछा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। K जो होता है बच्चों वो बेसिकली वाई ए डिवाइडेड बाई एल के बराबर होता है, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट जो आ जाएगा ना वो एल डिवाइडेड बाई वाई वन इंटू ए प्लस का एल डिवाइडेड बाई वाई टू इंटू ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब जो फोर्स लगाना पड़ेगा ना एफ इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, अगर आप इसमें एक्स एलोंगेशन करना चाहते हो। अब आपको के इक्विवेलेंट पता है, एलोंगेशन आपको 0.2 mm का करना है। ठीक है, 0.2 mm का एलोंगेशन करना है, तो एक काम करना बच्चों, यहां से के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही होगी ना बच्चों, यहां से के इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा वो एरिया y1 y2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस का y2 के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एरिया y1 इंटू y2 डिवाइडेड बाई y1 प्लस का y2। अच्छा, लेंथ से लेंथ भी आएगा ना बच्चों यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल। ओके,
दैट इनटू एक्स, ये बनेगा बच्चों फॉर्मूला। इन्होंने हमें स्ट्रेस पूछा है, मतलब एफ अपॉन ए की वैल्यू पूछी है, तो एफ अपॉन ए की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, वाई वन इंटू वाई टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू वाई वन प्लस का वाई टू के बराबर। इसकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, वाई वन और वाई टू कितने दे रखे हैं हमें, 120 इंटू 10⁻9, 60 इंटू 10⁻9, तो 120 इंटू 60 इंटू एक्स कितना दे रखा है हमें, 0.2 mm, तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू वो 10⁻9 था ना बच्चों, 18 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों हर एक वायर की, 1 मीटर, तो 1 हो गया, ये बन जाएगा बच्चों 120 प्लस का 60 हो जाएगा 180 इंटू 10⁻9, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास है ना। देखो ये और ये 9 3 12 और 1 13, ये कटेगा 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो एफ अपॉन ए की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो 60 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स, ये बनेगा बच्चों 40, तो 40 इंटू 2 आ जाएगा 80 इंटू 10⁵ के बराबर आ जाएगी बच्चों ना हमारे पास, 80 इंटू 10⁵। सो बच्चों जो मेरा आंसर आ रहा है ना इस वाले का, वो आ रहा है एफ अपॉन ए, जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो 4 इंटू 10⁶ के बराबर आ रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ रही है, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है ऐसा ना। इसमें मैंने ये कंसिडर किया है कि इन्होंने जैसे पूछा है ना कि अब इसमें बच्चों पता है इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा, इसलिए मैं किसी दूसरी चीज के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने सडन लोडिंग और ग्रेजुअल लोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर के सडन लोडिंग और ग्रेजुअल लोडिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, आपने उस ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ा, तो जहां पे के एक्स एम जी के बराबर होता है ना, वहां पे ब्लॉक रुक जाता है, ठीक है। इसी को बच्चों अगर आपने सडनली छोड़ दिया मतलब, तो इस पे एम जी जो ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है, इसकी वजह से 2 टाइम्स नीचे जाता है, मतलब अगर इस वाले में एक्स नीचे जाकर रुक जाएगा तो यहाँ पे 2x नीचे जाके रुकेगा। तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा ही फंडा लग रहा है। अगर आपको जैसे यहाँ पे mg लग रहा था, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप x पे ही रोकना चाहते हो तो आपको mg/2 के बराबर मतलब फोर्स लगने देना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स, सडन लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इसमें भी बच्चों क्या होगा कि ये जो दोनों के दोनों जो रॉड है ना, मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने इतना सोच के किया होगा, लेकिन अब क्या करें, तो ये कांस्टेंट फोर्स अगर लगाया होगा ना बच्चों, तो सेम एलोंगेशन के लिए आधा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। उसमें वो सडन और ग्रेजुअल वाली कहानी आ जाएगी, इस वजह से बच्चों डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज तो बच्चों मेरे हिसाब से बच्चों जो सही आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द ए ऑप्शन। ये बच्चों एक मूवमेंट पे 0.2 मीटर का एलोंगेशन आएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, इसका जो इक्विलिब्रियम बनेगा ना बच्चों, वो 0.1 mm पे बनेगा, लेकिन दे आर सेइंग द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट एलोंगेशन ऑफ दिस, इस डेटा से तो बच्चों आंसर इसका जो आना चाहिए वो 8 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही आना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक यहाँ पे मैंने की नहीं है, सब कुछ सही किया है बच्चों। दोनों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन से मैंने इनका इक्विवेलेंट पता कर लिया, और के इक्विवेलेंट इज लगा के बच्चों उस फंडे से सॉल्व करने पे तो यही आंसर आएगा बच्चों, 8 इंटू 10⁵ शुड बी द आंसर, ठीक है, आंसर शुड बी दिस। अब क्या होता है बच्चों, कई बार जेईई मेन के क्वेश्चंस में गलतियां आती हैं, आंसर शुड बी दिस। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये 10 क्वेश्चंस काफी मदद करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगे। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी के 10 क्वेश्चन आज खत्म होते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।